जी, आप जो है वो क्या करोगे? या ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, माइनस करेंगे, या तीनों को ग्रॉस ऐड करके प्रॉफिट में नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट में नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करेंगे, या दूसरी आपने बताई है? दूसरी मैंने आपको ये बताई है कि आप कॉस्ट ऑफ सेल के नीचे, अब सेल में से एक तो कॉस्ट ऑफ सेल लेस करते हैं ना, तो साथ आप डेप्रिसिएशन भी लेस कीजिएगा, फिर जी ग्रॉस सर, प्रॉफिट निकाल लीजिएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा। बस फिर आपने जो है वो सेग्रीगेट करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास इनकम कहाँ पे जानी है, एक्सपेंसेस कहाँ पे जाने हैं, और फर्नीचर वगैरह कहाँ पे जाना है, और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। बाकी कुछ चीज ऐसी है नहीं मुश्किल जो इस क्वेश्चन में होगी। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमने जो है वो ऑलरेडी कर रखा है। एक मिनट थर्ड सर। क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन हमने अभी किया। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास कैश है, अकाउंट, अच्छा ये अमाउंट इन 000 है, अकाउंट रिसीवेबल है, रेंट रेवेन्यू है आपके पास, रिटेन्ड अर्निंग है, सैलरीज पेएबल है, सेल्स है, नोट रिसीवेबल है, अकाउंट पेएबल है, अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, सेल्स डिस्काउंट है, सेल्स रिटर्न है। अच्छा, सेल्स डिस्काउंट और सेल रिटर्न का क्या करना है आपने? जो सेल्स होंगी उसमें से सेल्स डिस्काउंट लेस कर देना है और सेल्स रिटर्न भी लेस कर देनी है, और नेट सेल्स निकाल लेनी है आपने, नेट सेल्स। जी ठीक सर। है। उसके बाद जो है आपके पास बाकी चीजें एक्सपेंसेस वगैरह है वैसे ही है। इंटरम कैश डिविडेंड जो है, आपने जब प्रॉफिट निकाल लोगे, प्रॉफिट निकालने के बाद ये जो है इंटरम डिविडेंड को आप यहाँ पे छोड़ दोगे। ये आप जो है जब बनाए हुए ऑनर्स एंड इक्विटी स्टेटमेंट, वहां पे जो है आपने इसको लेस करना होगा रिटेन अर्निंग में से। वहां पे आपने इसको लेस करना है रिटेन अर्निंग में से। अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स को आपने लिखना है अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एज अ सेलिंग एक्सपेंस। सप्लाईज एक्सपेंस आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस में चले जाएंगे। फ्रेट इन जो है, आपने जब कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करोगे तो परचेजेस में लिखोगे, परचेजेस में। उसके बाद लैंड आएगा आपके पास, इक्विपमेंट आएगा, बॉन्ड्स पेपर लायबिलिटी आपकी आएगी। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, लैंड को जो अब आपने बेचा तो उसको, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट आप जो है ये आपके पास अदर इनकम में आएगा। डेप्रिसिएशन गिवन है, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की। इन्वेंट्री आपके पास अवेलेबल है, बिल्डिंग आपके पास अवेलेबल है, परचेजेस अवेलेबल है, परचेज डिस्काउंट भी अवेलेबल है, तो परचेज डिस्काउंट जो है परचेज में से लेस हो जाएगा। अब ये इन्वेंट्री जो है ये आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, तो ये आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। इस क्वेश्चन में आपने दो काम करने होंगे। एक तो आपने इसका कॉस्ट ऑफ सेल खुद कैलकुलेट करना है, इसमें कैलकुलेट हुआ नहीं है, आपने खुद कैलकुलेट करना होगा, जैसे हमने पहले पहले क्वेश्चन में किया था, जो रमजान में हमने किया था उसमें, वैसे ही। अब ये पहली एंट्री है, वो कहता है कि आपके पास जो अथोराइज शेयर्स हैं वो कितने, 1 मिलियन है, और एक शेयर कितने का, 10 रुपीज का है। इस एडजस्टमेंट को आपने कुछ भी नहीं करना है, इसको छोड़ देना है ऐसे ही। उसने जस्ट इन्फॉर्मेशन दी है कि अथोराइज्ड जो कैपिटल होता है उसकी कोई एंट्री नहीं होती, वो जस्ट इन्फॉर्मेशन होती है कि कंपनी के पास ऑथराइजेशन है कि इतना जो है शेयर इशू कर सकती है। इसको आपने कहीं पे भी जो है इनकॉर्पोरेट नहीं करना, कहीं पे भी इसको रिकॉर्ड नहीं करना। इस एडजस्टमेंट को आप छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे इन्वेंट्री के ऊपर। तो अब इन्वेंट्री क्या कहता है, इन्वेंट्री के बारे में वो कहता है कि इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 64 मिलियन की है। कब की है? 31 दिसंबर 2010 की। कॉस्ट जो है वो कितनी, 64 मिलियन है। लेकिन उसके पास जो है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी है, 80 मिलियन है, और कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, 10 मिलियन है। तो आप मुझे ये बताएं कि इन्वेंट्री को किस वैल्यू पे हम लिखेंगे? IS2 क्या कहता है इसके बारे में? जो छोटी एनआरवी रकम लोअर पे था। एनआरवी तो आप बताओ एनआरवी कितनी है इसमें? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में कॉस्ट ऑफ सेल लेस कर देंगे, 70 आ जाएगा सर। 64 पे रिकॉर्ड करेंगे सर। 64 पे रिकॉर्ड करेंगे, और ये 64 एंडिंग इन्वेंट्री होगी। ये आपकी जो है कॉस्ट ऑफ सेल में भी जाएगी इनकम स्टेटमेंट में, और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी जो है वो बैलेंस शीट में एज एन करंट एसेट भी जाती है, एज एन करंट एसेट भी जो है वो जाती है। ठीक है। उसके बाद ये डेप्रिसिएशन है। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन जो है वो आपने कॉस्ट ऑफ सेल में जमा करनी है, ऐड करनी है, लेकिन इसमें वो कहता है इसको आप जो है वो एडमिन एक्सपेंस में लिखें। तो आप एडमिन एक्सपेंस में इसमें इसको लिखेंगे। और डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे? वो कहता है 5% जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत आपने यूज करना है, और जो इक्विपमेंट है इसके ऊपर 20% आपने लेना है स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड। अब मुझे आप ये बताएं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम जो डेप्रिसिएशन लेते हैं तो हम किस पे लेते हैं, कॉस्ट के ऊपर लेते हैं या कैरिंग अमाउंट पे लेते हैं?
रिटर्न ऑन वैल्यू पे, कैरिंग अमाउंट है सर। कैरिंग अमाउंट पे। तो बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट हम निकाल लेंगे, कॉस्ट हमारे पास गिवन है और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बिल्डिंग की गिवन है, तो हम वो निकाल के उसके ऊपर 5% ले लेंगे, हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी किसकी, बिल्डिंग की। इक्विपमेंट के हवाले से वो कहता है स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड। तो स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड में हम जो डेप्रिसिएशन जो है वो कॉस्ट पे लेते हैं या रिटर्न ऑन वैल्यू पे लेते हैं? कॉस्ट पे। कॉस्ट कॉस्ट सर। पे। कॉस्ट पे। तो अब इसका जो है हमें माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम जस्ट सिंपल जो भी इक्विपमेंट होगी उसका 20% ले लेंगे उसकी कॉस्ट का, हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी इक्विपमेंट की। और फिर जो है हम इसको जो है वो एंट्री इसकी पास कर देंगे। और याद रखना है कि डेप्रिसिएशन को हमने कहाँ पे लेकर जाना है, एडमिन एक्सपेंसेस में लेकर जाना तो उधर ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। है। ये ऐड कर देंगे या उसके नीचे लिखते हैं, ये ऐड कर दें जैसे आप इसी। तो इसमें जो है जस्ट ये दो ही ट्रांजेक्शन्स हैं, एक इन्वेंट्री को लेकर है जो कि बड़ी आसान सी है, और दूसरी ये डेप्रिसिएशन को लेकर है जो कि उससे भी ज्यादा मसला है इसमें। सर इन्वेंट्री वाली दोबारा बताओ। बेटा इन्वेंट्री को हमने रिकॉर्ड करना होता है, इसकी एग्जिस्टिंग एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है आप, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि हमने किस पे रिकॉर्ड करना है। हमने जो है वो पिच एवरेज लोअर, एनआरवी और कॉस्ट पिच एवरेज लोअर। तो कॉस्ट मेरे पास जो है 64 मिलियन है और एनआरवी मैंने कैलकुलेट की 80 मिलियन माइनस 10 मिलियन तो 70 मिलियन आती है। तो लोअर कौन सी है, कॉस्ट वाली है 64 मिलियन वाली। तो उसको मैं अब कैसे रिकॉर्ड करूंगा, मुझे पता है कि जो जब क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाए मेरे पास एग्जिस्टिंग एंट्रीज में, उसको मैं दो जगह पे लेकर जाता हूँ। अगर ऊपर ट्रायल बैलेंस में आए फिर तो जाना है करंट एसेट बनना है, और अगर जो है वो एडजस्टमेंट में आए तो उसकी दो ट्रीटमेंट्स हैं। एक तो मैं इसको जो है कॉस्ट ऑफ सेल में जो है वो रिकॉर्ड करूंगा, उसमें जब मैं लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस जो है वो क्लोजिंग स्टॉक, तब मैं ये क्लोजिंग स्टॉक वाली जो 64 मिलियन वाली जो है ना अमाउंट वो ले जाऊंगा वहां पे। और फिर यही क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है मेरे पास, यही जो क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास, ये मैं लेकर जाऊंगा कहां पे, एज अ करंट एसेट जो है बैलेंस शीट। जी सर, ठीक है। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। प्रॉपर्टी एट कॉस्ट गिवन है और उसके अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो साल के स्टार्ट वाली जो है ना गिवन है, मतलब कि इसमें अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है इस साल की जो है ना इस पीरियड की वो ऐड नहीं की गई। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, उसकी डेप्रिसिएशन अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो साल के स्टार्ट वाली गिवन है, मतलब कि इस पीरियड की जो है वो नहीं दी गई, इसमें शामिल नहीं की गई डेप्रिसिएशन। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन है मेरे पास, प्रोविजन मैंने रखी हुई है। प्रोविजन आप जितनी भी है आपकी वो क्रेडिट साइड पे आपने बैलेंस शीट में जो है वो लिखनी है। ठीक है, आगे कैपिटलाइजेशन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं। सर ये प्रोविजन वाला, प्रोविजन फॉर इंक्रीमेंट। प्रोविजन आप अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है ना, उसको आप जो है वो बैलेंस शीट की जो है वो क्रेडिट साइड पे शो कर देंगे लायबिलिटीज के साथ साथ, सॉरी ऑनर इक्विटी के नीचे। प्रोविजन बेसिकली क्या होता है, एक रिजर्व होता है, और रिजर्व कहाँ पे जाते हैं आपको पता है, ऑनर इक्विटी में जाते हैं। प्रोविजन बेसिकली एक खर्चा, आप एस्टिमेट करते हो कि फ्यूचर में आपको जो है ना ये लॉस हो सकता है या ये खर्चा आ सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है उसके अमाउंट जो है वो सेट असाइड जो है वो करते हो, तो ये प्रोविजन है। तो ये इस तरह का जो है ना आप रिजर्व एक किस्म का क्रिएट कर रहे हो, अमाउंट जो है वो सेट असाइड रख रहे हो कि फ्यूचर में जो है मे भी आपको पे करना पड़ जा सके, तो आप जो है इसको जो है वो आप शो कर दोगे एज अ ऑनर इक्विटी का पार्ट। उसके बाद कैपिटलाइजेशन डेवलपमेंट, कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है 2,20,000 के। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो एक्सपेंसेस हैं, आपको पता है ये कहाँ पे जाने हैं, ये इनकम स्टेटमेंट में जाने हैं। और अमोर्टाइजेशन है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो ऊपर वाले हैं उसकी अमोर्टाइजेशन भी गिवन है हमारे पास 54 मिलियन की। ये एज आप जो है ना कैपिटल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है इसे नॉन करंट एसेट कंसीडर कीजिएगा, और उसमें से आपको पता है कि अमोर्टाइजेशन जो है वो लेस होती है, और फिर लेस करके आपने अमाउंट लिखनी होती है, जैसे अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करते हैं ना, वैसे ही अमोर्टाइजेशन भी लेस। रिसर्च वाले सर के तरह ये एक्सपेंसेस में होगा ना, ये रिसर्च वाला एक्सपेंसेस में होगा क्योंकि साथ एक्सपेंस लिखा हुआ है, तो ये एक्सपेंस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर है कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये आपका जो है ये आपका एसेट है, नॉन करंट। हाँ नॉन करंट बेसिकली ये होता है इनटेंजिबल एसेट। तो इनटेंजिबल एसेट की लाइफ भी जो है ना मोर देन 1 ईयर होती है, तो इसे हम एज अ नॉन करंट एसेट शो करते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री है मेरे पास,
ट्रेड रिसीवेबल है, बैंक है, ट्रेड पेबल है, रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ सेल है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट है, एडमिन कॉस्ट है, डिविडेंड पे किया है मैंने, तो मैंने मुझे पता है कि कहाँ पे जाना है। ये जो है ऑनर्स इन इक्विटी स्टेटमेंट में जो है ना वो रिटेन अर्निंग में से माइनस करना है मैंने। इक्विटी गिवन है, रिटेन अर्निंग ओपनिंग बैलेंस गिवन है, करंट टैक्स पेबल गिवन है। सर डिविडेंड इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाएगा सर? जी डिविडेंड सर एक्सपेंस नहीं है, पेड कर है सर, ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं है, एक्सपेंस नहीं है। आप पहले वाली वीडियो देखें जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था मैंने आपको। डिविडेंड जब आप दे रहे होते हो तो वो क्या होता है, आप प्रॉफिट का हिस्सा जो है वो अपने ओनर्स को दे रहे हो, तो खर्चा कुछ हो रहा है, आप प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो खर्चा नहीं है ये आपका जो है ऑनर इक्विटी में आप लेते हैं। वैसे इसकी दो ट्रीटमेंट्स होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसको ट्रीट करते हैं आफ्टर टैक्स, लेकिन उसको छोड़े आप डायरेक्ट इसको जो है वो ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट में लेकर जाइएगा। ओके सर। उसके बाद करंट टैक्स पेबल है, ये डेबिट साइड पे लिखा हुआ है मेरे ख्याल में, हाँ ये डेबिट साइड पे लिखा हुआ है। इसकी कैलकुलेशन देख लीजिएगा ये टोटल इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, पेबल होता है तो क्रेडिट साइड पे होता है, डेबिट साइड पे ना होता। फिर ये करंट टैक्स रिसीवेबल होगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा आप उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये करंट टैक्स जो है इसको आपने देखना है, अगर टोटल जो है वो ठीक नहीं आ रहा तो फिर इसको उधर ले जाएंगे, और अगर ठीक आ रहा है तो इसको फिर करंट टैक्स रिसीवेबल कर दीजिएगा, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है इसका। फिर एसेट साइड में शो कर देंगे सर। हाँ, फिर ये एसेट हो जाएगा आपका। और फिर डेफर्ड टैक्स आपके पास जो है वो क्रेडिट बैलेंस का गिवन है। अब आपने करना क्या है, आप इसमें कुछ भी काम नहीं करना, वो काम करने एक तो आपने जो है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है उसका 15% ले लेना है, अमोर्टाइज करना है तो 15% जो है आपने ले लेना है। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पे गिवन है 2,20,000, इसका 15% ले लेंगे तो आपके पास अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस आ जाएगा। आप क्या करोगे, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस को डेबिट करोगे, अकाउमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस को लेस करो, क्रेडिट करोगे। जैसे डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हो, अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हो, वैसे ही आप अमोर्टाइजेशन को डेबिट करोगे और अकाउमुलेटेड अमोर्टाइजेशन को जो है वो क्रेडिट कर दोगे। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है, उसको भी आपने डेप्रिशिएट करना है, तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन जो है वो डेबिट कर दोगे और अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होगी प्लांट एंड मशीनरी की वो आप क्रेडिट कर दोगे 10% से। और प्रॉपर्टी के साथ भी ऐसे ही करोगे, डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दोगे और अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर प्रॉपर्टी जो होगा उसको क्रेडिट कर दोगे 5% से। उसके बाद एक ये बात है, कंपनी जो है उसने लीज पे एसेट लिया है 55 मिलियन का, तमाम जो लीज का जो रिस्क या रिवार्ड है वो ट्रांसफर हो गया है लेसी को। तो ये कौन सी लीज होगी, ऑपरेटिंग लीज होगी या फाइनेंस लीज होगी? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। कंपनी जो है उसने लीज पे एसेट लिया है 55 मिलियन का 31 दिसंबर 2014 को लास्ट डे को। फाइनेंस लीज है सर, फाइनेंस रिवार्ड फाइनेंस लीज हो गया। तो अब आपने क्या करना है, इस एसेट को एसेट बनाना है, इस लीज एसेट को एसेट बनाना है। एसेट बनाने के लिए आप क्या करोगे, जब आप एसेट परचेज कर रहे हो लीज के ऊपर तो क्या पास करते हो, सर वो लीज के ऊपर जब एसेट परचेज करें एंट्री क्या पास होती है? आप मुझे कोई भी एंट्री पास बता दें जो आप एसेट परचेज करते हो उसकी एंट्री क्या पास करते हो? सर लीज एसेट डेबिट हो जाता है और नॉन करंट लायबिलिटीज क्रेडिट हो जाती है सर। जी, लीज एसेट को डेबिट कर देना है, नॉन करंट लायबिलिटी या लीज लायबिलिटी नॉन करंट जो है हमारी वो क्रेडिट हो जाएगी 55 मिलियन से, एंट्री पास हो जाएगी। और फिर आप उस एसेट को जो है वो शो करना होगा एसेट में 55 मिलियन से, और करंट नॉन करंट लायबिलिटी में जो है लीज लायबिलिटी शो करनी होगी 55 मिलियन से। सर कैसे? बेटा एंट्री पास हो गई ना, लीज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। यस सर। अब एसेट कितने का लिखना है आपने? 55 मिलियन का। कहाँ पे जाता है वो, बैलेंस शीट में जाता है ना, तो बैलेंस शीट में आप लिख दोगे लीज एसेट 55 मिलियन। और वो नीचे जो आपने लायबिलिटी बनाई है लीज लायबिलिटी वो कहाँ पे जाती है? वो तो क्रेडिट साइड में है, बैलेंस शीट में। क्रेडिट साइड पे, बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में 55 मिलियन को भी आप लिख दो। सही है, ठीक हो गया। अब बड़ा आसान सा दोनों साइड में दर्ज करनी है जी बेटा, ये एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों साइड में दर्ज करनी है सर? जी दोनों साइड पे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको पते की बात बता देता हूँ, पहले भी मैंने बताई है आपने सुनी नहीं है।
ये एडजस्टिंग एंट्री जब भी हम करेंगे ना तो इसके मिनिमम दो इफेक्ट होंगे, मिनिमम दो इफेक्ट होंगे। कोई इफेक्ट डेबिट साइड पे जा रहा होगा, कुछ इफेक्ट क्रेडिट साइड पे जा रहा होगा। ये नहीं करना आपने कि एक इफेक्ट मतलब डेबिट साइड पे 55 मिलियन लिखकर आप छोड़ दो, नहीं। आपने ये भी सोचना कि मैंने डेबिट साइड पे अगर 55 मिलियन लिखा है तो क्रेडिट साइड पे मुझे कुछ ना कुछ तो लिखना है। कहाँ पे लिखना है फिर आप उसके बारे में सोचोगे, ठीक है। तो जो भी आपने एंट्री करनी है तो उसके दो इफेक्ट आपने जो है ना उसने रखने। सर जी सर पहले नेट सही चल रहा था, आप इम्पोर्टेंट बात बताने लगे हैं, नेट फंसने लग गया, अड़ने लग गया, सही आवाज ही नहीं आई, दोबारा बताएं। जी दोबारा बता देता हूँ। मैंने ये बोला आपको कि जब भी आप एडजस्टिंग एंट्री करोगे ना तो उसके दो इफेक्ट होंगे, मिनिमम उसके दो इफेक्ट होंगे। उससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम उसके जो है आपने दो इफेक्ट लेने। ये ना करें आप कि आप एक एंट्री को रिकॉर्ड कर दें, एक इफेक्ट को रिकॉर्ड कर दें। जैसे कि आप लीज वाला क्वेश्चन है, इसमें आप लीज एसेट लिख दो 55 मिलियन से, लेकिन लायबिलिटी में जाके कुछ भी ना लिखो, भूल जाओ, तो आपको कभी भी आंसर ठीक नहीं आएगा। तो मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की है कि जब भी आप ये क्वेश्चन करोगे ना तो आपने ध्यान में ये रखना है कि इसके ना दो इफेक्ट होने हैं। एक इफेक्ट तो मैंने यहाँ पे डाला है तो दूसरा कहाँ पे डालना है, तो उसका आपने उसी वक्त जो है ना उसको रिकॉर्ड करना होगा, ताकि आप क्वेश्चन में जो है ना मिस्टेक ना करें, गलती ना। आ गया समझ? जी सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसमें अगेन मेरे पास लैंड बिल्डिंग की लास्ट क्वेश्चन है। सारी चीजें गिवन है, इन्वेस्टमेंट इनकम, कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है, मतलब कि मुझे परचेज वगैरह वो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेवेन्यू गिवन है, इनकम टैक्स के हवाले से बातें भी गिवन है, बाकी सब कुछ गिवन है। बैंक का रनिंग फाइनेंस भी गिवन है। क्रेडिट साइड के ऊपर पड़ा है, मतलब कि ये जो है वो मेरे पास जो है वो ये भी अमाउंट इन मिलियंस है, 000 नहीं है, अमाउंट इन मिलियन में है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन एडजस्टमेंट की तरफ से आते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे पास इन्वेंट्री 36 मिलियन की है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी है मेरे पास 50 मिलियन है, और कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है 10 मिलियन है। तो बताएं मैं इन्वेंट्री को किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करूंगा? कॉस्ट पे सर 36 Cost मिलियन 36 मिलियन पे सर। एक मिनट ये एंट्री नहीं होगी, ये नोट्स हैं। एक मिनट हाँ ठीक है होगी, ठीक है। लेकिन अब अगर आपने ये देखा ना क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है नोट 1, तो जब आप तो पता चल गया ना 36 मिलियन है, तो आपने 36 मिलियन से रिकॉर्ड करनी है। फिर इस अमाउंट जो है ना ये दोबारा 36 मिलियन नहीं लिखना, वो एक ही बार लिखना है आपने, तो ये आप लिख रहे हो, क्योंकि ये चीज जो है ये इसके रेलिवेंट है। ये नहीं कि आप इसको भी फिर अकाउंट फॉर करो और इसको भी अकाउंट फॉर करो। यहाँ पे 36 मिलियन गिवन है, फिर यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया तो आपको पता चला कि भाई 36 मिलियन से ही मैंने रिकॉर्ड करना है, तो आप इसको जो है 36 मिलियन से रिकॉर्ड कर दोगे जैसे पहले आप कर रहे थे। एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। जी सर। उसके बाद वो कहता है जो रेवेन्यू है उनमें से 3.5 मिलियन का रेवेन्यू जो है ना वो उसको हमने अनअर्न कंसीडर करना है, अनअर्न कंसीडर करना है। तो रेवेन्यू मेरे पास ऑलरेडी जो है वो पड़ा हुआ है 2,73,973.5 मिलियन का। अभी वो कहता है मुझे आपने ना 3.5 मिलियन का जो है ना रेवेन्यू जो है वो कंसीडर नहीं करना, मतलब कि इतना आपने रिकॉर्ड नहीं करना, इतना जो है रेवेन्यू आपने ज्यादा रिकॉर्ड किया उसको आपने कम करना है और उसको जो है अनअर्न रेवेन्यू बनाना है। तो एंट्री क्या पास करेंगे? रेवेन्यू डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट किसको करेंगे? अनअर्न रेवेन्यू को कितनी अमाउंट से? सर 3.5 मिलियन से। बिल्कुल ऐसे ही कर देना। उसके बाद कहता है लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसको आपने रीवैल्यूएट किया, लैंड बिल्डिंग को वैल्यूएशन के बाद लैंड एंड बिल्डिंग जो है कितने की होगी 132 मिलियन की जो है वो हो गई। आप लैंड एंड बिल्डिंग को पहले ढूंढो कि है कहाँ पे, ये है 130 मिलियन के, यहाँ पे आप 132 की हो गई है, 132 की जो है ना आप एंट्री क्या पास करेंगे? सर लैंड को डेबिट कर देंगे और सर रिवैल्यूएशन सरप्लस को सर क्रेडिट। अमाउंट कितनी लेंगे? सर 2 मिलियन सर।
ठीक है, उसके बाद आपके पास डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी की, 5% ऑफ स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड यूज करना है, आप कॉस्ट का लोगे 5%। स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड है उसमें हम कॉस्ट लेते हैं, तो जो होगी प्लांट की कॉस्ट 1,25,000 है, तो इसका 5% लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे वो कहता है कि इन्वेस्टमेंट जो है, जो कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे गिवन है कहीं पे, इन्वेस्टमेंट ये है, ठीक है, ये 40 मिलियन की इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड में पड़ी है। जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो एक पेटेंट में की हुई है, इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है, 40 मिलियन है, जो कि यहाँ पे मुझे शो हो रही है, लेकिन उसकी जो है वो रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, वो 39 मिलियन है। तो अब क्या करेंगे, ये क्या हो गया हमारे पास, रिवैल्यूएशन लॉस हो गया सर ये तो। नहीं, रिवैल्यूएशन लॉस नहीं हुआ, ये इन्वेस्टमेंट है, इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है। रिवैल्यूएशन लॉस कब होता है, जब हमने रिवैल्यूएशन उस एसेट की रखी हो, तो इन्वेस्टमेंट की हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं रखा हुआ, तो ये हमारा जो है रिवैल्यूएशन सरप्लस लॉस नहीं हुआ, बल्कि ये हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस हो गया है 1 मिलियन से। तो इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगी 1 मिलियन से। इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो डेबिट कर दूंगा 1 मिलियन से, और इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 मिलियन से क्रेडिट कर दूंगा। तो अब मेरे पास जो 1 मिलियन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, इम्पेयरमेंट लॉस वाला, और दूसरा जो है मेरे पास जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो 39 मिलियन से जो है ना वो बैलेंस शीट पे शो होगी। समझ आइए सर ये लैंड एंड बिल्डिंग वाला रिपीट कर दें, 132 मिलियन से रिवैल्यूड हुआ है, और फिर जी सर जी इसको आपने मैं अभी बता बताया 2 मिलियन से सर वो करेंगे। जी 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 मेरे सर पास बेटा ये इसकी लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग नजर आ रहा है आपको, कितने मिलियन का लिखा हुआ है, 130 का, यस सर, ठीक है, 130 मिलियन का। अब वो कहता है लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो रीवैल्यूएट हुई है, उसकी रिवैल्यूएशन हुई है, और वो लैंड एंड बिल्डिंग कितने की पहुंच गई है, 132 मिलियन की हो गई है। 130 मिलियन की लैंड थी जो कि अब 132 मिलियन की हो गई है। 2 मिलियन का क्या हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो बढ़ गई है। अब मैंने ये देखना है कि इसकी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन है या नहीं है, तो मैंने क्वेश्चन में देखा कि मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग की कहीं पे भी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग की कहीं पे भी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो नहीं है। तो जब अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग की नहीं है तो काम जो है मेरा आसान हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट कर दूंगा, जितनी मनी इंक्रीज करनी है, कितना इंक्रीज करना है, 30 मिलियन से 132 मिलियन तक ले जाना है, तो 2 मिलियन जो है मैंने इंक्रीज करना है, तो मैंने जो है लैंड एंड बिल्डिंग जो है 2 मिलियन इंक्रीज कर दिया। और क्रेडिट किसको करना है, रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट करना है, रीवैल्यूएशन सरप्लस को जो है वो मैंने क्रेडिट करना है, और एंट्री मेरी जो है वो पास हो जाती है। क्लियर है बच्चे? यस सर। कोई मुश्किल, कोई परेशानी किसी को? सर ये रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएंगे सारे? जिनको नहीं है उनको कल होंगी। ये क्वेश्चन जो जितने भी आपको बताए हैं ये आपने कल तक करने हैं हर हाल में। सर ये इन्वेस्टमेंट वाला रिपीट कीजिएगा। मैं कर देता हूँ, ये क्वेश्चन आपने कल करने हैं, फिर आपके पास काफी सारे इश्यूज निकलेंगे, काफी लोगों की बैलेंस शीट इक्वल नहीं आएगी, इनकम स्टेटमेंट जो है उसका आंसर ठीक नहीं आ रहा होगा। पहले कोशिश करनी है कि एक दूसरे के साथ जो है आप लोग डिस्कस करें, ग्रुप में बताएं कि भाई मेरा इक्वल आ गया, अगर आ गया तो फिर दूसरा उससे देख ले, मुझे जो है उसमें परेशानी करने की जरूरत ना पड़ेगी, इतनी पड़ेगी आपको। और अगर जो है आपके फिर भी इश्यूज आ रहे हैं तो फिर हम जो है कल एक आध क्वेश्चन और देख लेंगे, कर लेंगे, जिसमें सबको जो है ना ज्यादा इश्यूज आएंगे उस क्वेश्चन में। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ एडजस्टमेंट की, जो कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से है। इन्वेस्टमेंट के बारे में वो कहता है कि इन्वेस्टमेंट जो कि मेरे पास 40 मिलियन की शो हो रही है ये वाली, इसमें वो कहते हैं इसकी रिकवरेबल अमाउंट जो है वो 39 मिलियन, मतलब उसकी जो कैरिंग अमाउंट है वो 40 मिलियन है, लेकिन उसकी जो है वो रिकवरेबल अमाउंट जो है वो 39 मिलियन है। मतलब 1 मिलियन का मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ है। मैं कहता हूँ वो 40 मिलियन का, लेकिन अब सब उससे रिकवर जो अमाउंट हो रही है वो 39 मिलियन हो रही है। 1 मिलियन का मुझे लॉस हुआ है। वो लॉस कौन सा है, मेरे पास इम्पेयरमेंट लॉस है। जब इस तरह का चेंज है, अनग्रेजुअली चेंज आता है, तो मैं उसको जो है इम्पेयरमेंट लॉस कहता हूँ। और मैंने इम्पेयरमेंट लॉस की स्टैंडर्ड में मैंने पढ़ा था कि जब कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन एसेट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इम्पेयरमेंट लॉस इनकर्ड हो जाएगा। इसके
amount of an asset is greater than recoverable amount of an asset, तो मैं क्या कहूँगा, ये क्या है, ये impairment loss है। अब impairment loss हो गया तो अब कहीं ना कहीं इसको रिकॉर्ड भी करना है, उसकी एंट्री में पास कर दूंगा। कैसे पास करूंगा, impairment loss को डेबिट कर दूंगा, और जो है मेरे पास इन्वेस्टमेंट है उसको मैं क्रेडिट कर दूं, मेरी मर्जी, और अगर जो है अकामुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस को क्रेडिट कर दूं, मेरी मर्जी। अमाउंट कितनी यूज करूंगा, 1 मिलियन यूज करूंगा, जो लॉस वाली अमाउंट है। तो सर ये प्रॉफिट एंड लॉस में लेस कहाँ से करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में आपके पास जहां पे डेप्रिसिएशन आप लिख रहे होंगे ना, उसके साथ नीचे जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इम्पेयरमेंट लॉस भी लिख दोगे, और उसको जो है आपने एज एक्सपेंस ट्रीट करना होगा। ओके सर। और जो आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी, अब इन्वेस्टमेंट में आपने देखना है कि 40 मिलियन आपके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी है ऊपर, लेकिन 1 मिलियन क्या वो इन्वेस्टमेंट कम हो चुकी है, क्रेडिट हो चुकी है। तो अब आप क्या करोगे, उस 1 मिलियन को लेस करोगे 40 मिलियन में से, तो आपके पास 39 मिलियन जो है वो रह जाएगा। उसको आप बैलेंस शीट में जो है 39 मिलियन जो है वो शो कर दोगे। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे 39 मिलियन शो करेंगे फिर सर? जी जी बिल्कुल ठीक है। जी, कोई इशू? सर जी ये रिकॉर्डिंग आज ही भेज दीजिएगा। मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू। यस सर, सर पिछले लेक्चर्स की भी कर दें सर।